Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very important and special series of lectures, which are meant for the examination of finance account assistant. And it is the 11th lecture of this lecture series. और आज के लेक्चर में हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग का जो टॉपिक हमने पहले ही स्टार्ट किया है, दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इसी टॉपिक में से कुछ और टर्म्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वो जो टर्म्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दोज आर द एक्सपेंडिचर, द टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म, सो वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या है? These are the costs incurred in acquiring an asset or service. एक्सपेंडिचर जो होता है, these are the costs incurred, ये वो लागत होती है, ये वो खर्चे होते हैं जो हम इनकर करते हैं, जो हम खर्च करते हैं किसके लिए? इन एक्वायरिंग एन एसेट, किसी एसेट को खरीदने के लिए, किसी एसेट को हासिल करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। और सर्विस, या किसी सर्विस को यूज करने के लिए, किसी सर्विस को हासिल करने के लिए खर्चे किए जाते हैं। तो सारे खर्चे जो किसी एसेट को या किसी सर्विस को हासिल करने के लिए किए जाए, अमाउंट खर्च किया जाए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। जो रकम हम खर्च करते हैं एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या किसी सर्विस को एक्वायर करने के लिए, उन सारे अमाउंट्स को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी हम कहेंगे लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, या उसके बाद हम सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, कमीशन देते हैं, फीस देते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं। तो इन सारे खर्चों को इकट्ठे जो टर्म इनके लिए इस्तेमाल की जाती है, द टर्म इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इज अ ब्रॉडर टर्म, तो जिसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो एसेट्स को या बाकी जो सर्विस बिजनेस में इस्तेमाल होती है, उन सर्विसेज को खरीदने के लिए, हासिल करने के लिए जो अमाउंट, जो रकम खर्च की जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस क्लासिफिकेशन इज फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये जो अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिकॉर्डिंग इंप्लीकेशन जो होती है, तो उस हिसाब से एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसी को एक्सपेंस भी कहा जाता है, यानी जो हम एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं क्वाइट ऑफन, तो उसी एक्सपेंस को एक्चुअली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, या इसी को हम एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ये होता क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर the benefit of which remains up to 1 year, for example purchases, salary paid and the other rent paid, stationery purchase वगैरह वगैरह जो हम खर्च करते हैं, तो that is called as revenue expenditure। यानी revenue expenditure जो होता है, ये एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा होता है जिसका बेनिफिट जो है वो रहता है बिजनेस को अप टू 1 year, ये 1 साल तक के लिए बिजनेस को फायदा देता है। यानी वो सारे खर्चे जो बिजनेस को 1 साल तक के लिए फायदा पहुंचाए, those expenses are called as revenue expenditure। 1 साल तक का मतलब होता है, चाहे कोई खर्चा 1 दिन के लिए फायदा पहुंचाए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, अप टू 1 ईयर, जितने भी खर्चे, जो भी रकम हम खर्च करते हैं, जिस रकम का फायदा हमें पहुंचेगा अप टू 1 ईयर, वो जो रकम होती है जो हम खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ऐसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझिए कि हम सैलरी देते हैं, तो सैलरी जो हम किसी महीने की देते हैं, उसका फायदा उसी महीने के लिए है। अगले महीने का काम करवाने के लिए हमें फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। इस तरह हम मजदूरी किसी मजदूर को देते हैं, तो उसी दिन के लिए वो काम करेगा जिस दिन के लिए उसको मजदूरी मिलेगी। अगले दिन काम करवाने के लिए अगले दिन उसको फिर से मजदूरी करनी, मतलब देनी पड़ेगी। हम 1 दिन की मजदूरी देके उससे सालों साल काम करवा नहीं सकते। तो ये जो मजदूरी होती है, यानी वेज जो होता है, सैलरी जो होता है, या हम रेंट देते हैं, हम स्टेशनरी परचेज करते हैं, यानी जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस में किए जाते हैं, डे डे जो खर्चे किए जाते हैं, इनको बार बार किया जाता है। दीज आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार किए जाते हैं, सो दैट टू गेट बेनिफिट कंटिन्यूअसली, यानी कंटिन्यू बेनिफिट हासिल करने के लिए इन खर्चों को कंटिन्यूअसली किया जाता है, और ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं। यानी जो आम रोजमर्रा जो खर्चे बिजनेस में किए जाते हैं, दोज एक्सपेंसेस आर एक्चुअली कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं फ्रॉम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट, दीज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, you have to remember this, trading account
or these are recorded in profit and loss account. Profit and loss account, you have to remember this. हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे पढ़ना है. दिस कम्स अंडर द अकाउंटिंग प्रोसेस. हमने पढ़ा है तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था समराइजिंग, जहां पर हम सारे खर्चों को इकट्ठा करते हैं, सारी इनकम्स को इकट्ठा करते हैं, सो दैट टू नो द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. उस साल का प्रॉफिट जानने के लिए, जिस साल के हमने खर्चे किए हैं, जिस साल में हमने वो इनकम कमाई है, तो उस साल का प्रॉफिट कमाने के लिए उस साल का प्रॉफिट जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है. और ये जो खर्चे माइनस किए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो माइनस किए जाते हैं फ्रॉम द इनकम, दोज एक्सपेंसेस आर एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Those are actually expenses or expired costs. Those are not capital expenditure. यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस नहीं किया जाता है टू एसरटेन द प्रॉफिट. प्रॉफिट को निकालने के लिए, प्रॉफिट अमाउंट जानने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस नहीं किया जाता है इनकम से, बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ही इनकम से माइनस करके फिर प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ईयर का जाना जाता है. क्योंकि ये जो खर्चे होते हैं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये उसी साल का होता है, क्योंकि अगले साल के लिए तो फिर से करना पड़ेगा. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये पर्टिकुलर एक साल का होता है, क्योंकि ये सालों साल हमें फायदा नहीं पहुंचाता है, अप टू 1 ईयर हमें फायदा पहुंचाता है. तो वो सारे खर्चे जिन खर्चों ने उस पर्टिकुलर साल में हमें फायदा पहुंचाया, उन्हीं खर्चों को उस साल की इनकम से माइनस करके उस साल का जो पर्टिकुलर ईयर होगा प्रॉफिट जाना जाता है. एंड दैट इज डन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो आम रोजमर्रा के जो बिजनेस के खर्चे होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो रेकरिंग इन नेचर होते हैं और जिनका बेनिफिट अप टू 1 ईयर रहता है. नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको अनएक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं. यहां हमने पढ़ा एक्सपायर्ड, इट इज अनएक्सपायर्ड. इसका मतलब होता है ये वो रकम होती है, ये वो खर्चे होते हैं जो हमने खर्च किया होता है लेकिन ये पूरा खत्म नहीं हुआ होता है. It is the portion of expenditure the benefit of which remains for more than 1 year. यानी इसका फायदा सिर्फ 1 साल तक के लिए नहीं रहता है. ये वो खर्चा होता है जो सालों साल हमें फायदा पहुंचाता है. यानी रकम हमने एक बार खर्च की, लेकिन फायदा इस रकम का हम 10 साल तक लेंगे. हमने 1 लाख, यहां पर लिखा हमने परचेज ऑफ एसेट. सो एसेट पे जो रकम खर्च की जाती है, दैट एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर. एसेट को खरीदने के लिए जो रकम खर्च की जाती है, वो जो रकम होती है उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और वो रकम हमें सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि बहुत सालों साल तक फायदा पहुंचाती है. से हमने मशीन पर 1 लाख रुपया खर्च किया, हमने एस्टिमेट लगाया कि ये मशीन हमें मशीन जो हमें 10 साल तक फायदा पहुंचाएगी. तो इस 1 लाख का जो खर्चा हमने किया मशीन पर, ये 1 लाख हमें 10 साल तक फायदा पहुंचाएगा. तो दिस 1 लाख इनिशियली इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. और फिर हम साल के आखिर में देखते हैं, अगर 10 साल तक फायदा पहुंचाएगा 1 लाख रुपया, तो हम करेंगे 1 लाख को 10 साल में डिवाइड करेंगे. तो हर साल हमें 10-10 हजार का इसमें से माइनस करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो इसका मतलब जो 1 लाख में से 10,000 हम माइनस करेंगे ना, वो 10,000 बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर ईयर के लिए. वो 10,000 उस साल के लिए है जिस साल का हमें प्रॉफिट निकालना है. बाकी जो 90,000 है, दैट 90,000 विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज एसेट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, परचेज ऑफ एसेट जो होता है, उसको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बल्कि उसको कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में एसेट दिखाया जाता है. बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाया जाता है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ वही हिस्सा यहां रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में से हमें फायदा पहुंचा है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए. जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको डेप्रिसिएशन की. मैंने कहा कि अगर हमने मशीन खरीदी है 1 लाख की, 1 लाख में से 10,000 तो 10 साल तक फायदा पहुंचाएगा. तो 10 साल का मतलब होता है हर साल 10-10 हजार माइनस होंगे. तो इस मशीन का 10,000 रुपया 1 साल के लिए माइनस करेंगे, बाकी जो 90,000 रहेंगे दैट विल बी शोन एज एसेट इन दी बैलेंस शीट. और बाकी जो 10,000 जो डेप्रिसिएशन है उसको हम दिखाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन अगले साल फिर से होगी, फिर अगले साल फिर से होगी. वो तो डेप्रिसिएशन बार बार होगी, लेकिन मशीन हम बार बार नहीं खरीदेंगे, कोई एसेट हम बार बार नहीं खरीदते. तो एसेट का जो फायदा होता है वो हमें देता है फॉर मोर देन 1 ईयर. दैट इज व्हाई द अमाउंट स्पेंट, द अमाउंट इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर.
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रकम होती है जो हम खर्च करते हैं किसी एसेट की खरीदारी पर, और सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको उसी साल माइनस नहीं किया जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाता है। माइनस किससे करते हैं? उस साल की इनकम से माइनस करते हैं। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट from accounting point of view. You must know what is revenue and what is capital expenditure. जिस तरह revenue expenditure है, capital expenditure है, इस तरह revenue income और capital income, capital receipts भी होते हैं, but that will be discussed later on. फिलहाल आप इतना याद रखिए, तो expenditure जो होता है, it's a broad term. It includes all the expenses which are incurred, whether on the acquisition of assets or on the purchase of services, and on this basis the expenditure is divided into two, that is revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure is known as expense or expired cost, and capital expenditure is known as unexpired cost, that is for the purchase of assets. This is what is expenditure all about. Now coming to this next topic, next term, that is the income. What income means? Income is increase in the economic benefit during an accounting period. किसी भी साल, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, यानी बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिससे आपके रिसोर्स बढ़ते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होता है, दैट शैल बी कॉल्ड एज इनकम। तो इनकम में आपका, अगर आपने रेंट ली है या रेंट कमाई है, कमीशन आपने कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है, डिस्काउंट कमाया है, या किसी एसेट को बेच के आपने उस पर प्रॉफिट कमाया है, दैट ऑल शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम। इनकम का मत आमदनी, सिंपल। तो बिजनेस में कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आपके रिसोर्स में इजाफा होगा, जिससे आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी, वो जो इवेंट होगा, दैट शैल बी कॉल्ड एज एन इनकम। वो ट्रांजैक्शन रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है, वो कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, एंड दैट शैल बी कॉल्ड एज एन इनकम, आमदनी। Next one is revenue, and you must know there is a difference between income and revenue. इनकम हम इन जनरल यूज करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इनकम। लेकिन रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू भी इनकम होती है, लेकिन इट इज नॉट जनरली यूज्ड फॉर द जनरल इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी ये किसी भी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इनकम का तो हम टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू नहीं कह सकते। रेवेन्यू इज नॉट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, नो। रेवेन्यू फिर क्या है? रेवेन्यू कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। रेवेन्यू है, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर द टोटल प्रोसीड्स रिसीव्ड और अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी बिजनेस का जो असल काम है, कोई चीज ये खरीदता है, बेचता है, या किसी सर्विस को रेंडर करता है, बिजनेस का जो काम है। कोई इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल, वो इंश्योरेंस बेचती है, तो वो उसी सर्विस वो बेचती है, इंश्योरेंस। कोई बिजनेस फॉर मोबाइल फोन बेचता है, तो वो गुड्स कहेंगे, वो उसका जो मेन जो कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज टू सेल मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन उसका गुड्स बन गया। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सर्विस। तो उससे जो हासिल होगा, जो किसी भी बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी उसकी होगी, मेन मर्चेंडाइज जो उसका होगा, जिसको वो लगातार खरीदता और बेचता है, और जब उस चीज को बेचा जाएगा, जो बिजनेस जिन चीजों के साथ डील करता है, जब उन चीजों को बेचा जाएगा, तो उनके बेचने पर जो आपको टोटल प्रोसीड मिलेगा, जो आप टोटल लोगे, टोटल रकम जो आप लोगे, उसी रकम को हम रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोबाइल शॉप मोबाइल बेचता है, तो उसने मोबाइल बेचा 50,000 का। ये जो 50,000 टोटल वो रिसीव करेगा, या अभी रिसीव करेगा या बाद में रिसीव करेगा, वो जो अर्न करेगा 50,000 रुपया, विदाउट डिडक्टिंग आउट फ्रॉम दैट 50,000 में से, ये डिडक्ट के बगैर कि मोबाइल ने खरीदा कितने में से, खरीदा था 40,000 में, बेचा 50,000 में, तो प्रॉफिट कमाया 10,000, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट। ये जो 50,000 टोटल हमने लिया है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। यानी टोटल प्रोसीड जो हम लेते हैं ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो चीज या जिस चीज के साथ बिजनेस डील करता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, चाहे वो कमीशन ले या रेंट ले या सेल्स करे, तो जो टोटल रकम ली जाती है ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस टोटल रकम को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। उस टोटल रकम को, बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंस
फ्रॉम दैट टोटल प्रोसीड, यानी जो टोटल आपने लिया है उसमें से अभी आपने कोई खर्चा माइनस नहीं किया, लागत जो है वो आपने माइनस नहीं किया, आप वो टोटल देखते हो, टोटल आपने यानी सेल का अमाउंट जो टोटल है वो कितना है, तो वो जितना भी होगा दैट शैल बी called as revenue. This called revenue. Income is totally different. Income is a general term used for any economic benefit. कहीं हम इस रेवेन्यू को भी इनकम कह सकते हैं, कभी कह सकते हैं, बट रेवेन्यू इज अ स्पेसिफिक टर्म. इट इज यूज्ड ओनली फॉर व्हेन वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज, जिन चीजों को या जिस सर्विस को हम बेचते हैं, एंड द टोटल प्रोसीड वी गेट आउट फ्रॉम दैट, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू. So this is all for today. I hope you have understood these terms. And if there is any confusion, you can write that to me, and I'll be always available to answer any of your question. So inshallah, we'll be meeting again with some more accounting terms. I think it may take 1 or 2 lectures to conclude this accounting terminology. It's a very important chapter. तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझे बगैर आगे अकाउंटिंग समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अकाउंटिंग इनिशियली आई टोल्ड इट इज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. तो लैंग्वेज के लिए अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, जब तक उन सारी टर्म्स को हम समझेंगे नहीं, अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तो अकाउंटिंग थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो टू मेक दिस जर्नी वेरी इजी, वेरी सिंपल, we must know all these terminologies, all these terms used in accounting.